लॉयर आज का टाइटल नहीं देखेगा कि एक्स के पास प्रॉपर्टी है, उससे पहले देखेगा कि उससे पहले किसके पास। हमारे पास भी तो जब टाइटल सूट आते हैं जी, जो पोजीशन के लिए दावा के साथ पोजीशन में और मेरा टाइटल है, तो हम तो टाइटल ट्रेस करते हैं, डिफेंडेंट का भी और प्लेंटिफ का भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जब बात तक है। कि हम उसको ट्रेस नहीं करेंगे, हम न तो उस दावा बना सकते हैं ना जवाब दावा। तो एज ए लॉयर मेरे पास वो नॉलेज होना चाहिए जिसके बेसिस पे मैं अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकता हूँ, और वो नॉलेज लेना पड़ेगा। वो नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको सही आदमी के पास भेज दूं, भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम फलाने पास चले जाओ। तो आपका एडवाइजमेंट कौन करता है? जब आप ईमानदारी से किसी क्लाइंट की हेल्प करो, उसको सक्सेस मिलती है, वो 10 लोगों को कहेगा यार वो वकील अच्छा है, वहां जाओ आप। जी जी। तो आपका जो क्लाइंटेज है वो इस तरह बढ़ता है। तो वकील साहब, आर्बिट्रेशन से आपने कहा कि थोड़ा महंगा होता है तो लोग वापस कोर्ट्स की तरफ जाते हैं। नहीं, वो ऐसा नहीं है जी जी। कि कोर्ट की तरफ जाते हैं, क्यों आर्बिट्रेटर का अगर जो अवार्ड है इट इज मेड रूल ऑफ द कोर्ट। अच्छा। हाँ, उसकी अपील भी नहीं होती, उसमें कुछ ग्राउंड्स दिए जाते हैं कि आर्बिट्रेशन जो अवार्ड हुआ है वो किन सर्कमस्टांसेस में उसको कोर्ट उलट सकती है। अच्छा। इट्स डिफिकल्ट टास्क, वो अच्छा। मुश्किल से होता है, बहुत रेयर केसेस में। अच्छा। है ना। अच्छा, एक और एस्पेक्ट है, वो प्री लिटिगेशन में भी हम लोग जो है सिविल केस में जाना है तो हम प्री लिटिगेशन में भी जा सकते हैं। प्री लिटिगेशन हम दावा पेश करना है हमको, हम दावा पेश नहीं कर रहे हैं, प्री लिटिगेशन में। आम लोगों के लिए बिल्कुल ये हाँ, बहुत अनजाना उसमें है। कोर्ट फीस भी उतनी नहीं है। अच्छा। यूज होना शुरू हो गया है वो। अच्छा। तो प्री लिटिगेशन में जाके वहां पर अगर कोशिश होती है तो वहां मीडिएशन में जाता तो कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, फिर वहीं से वो चीज फाइनल हो गई, वहीं से डिग्री हो गई, आप उसको एग्जीक्यूट करा लो। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट है लोक अदालत। लोक अदालत चल रही है, नेशनल लोक अदालत होती है, उससे होती है। उसमें लोक अदालत में जो केसेस जिनमें कंप्रोमाइज हो सकता है, जैसे आपके कंपनसेशन केसेस है, मोटर एक्सीडेंट के केसेस हैं, ठीक है, और कुछ जो कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं उनके केसेस हैं, तो वो जो है वो लोक अदालत में जाके उनको भी वहां पर निपटा जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी इंडियन जुडिशरी में ये है कि जो नंबर ऑफ जजेस है वो पॉपुलेशन के रेशो के हिसाब से बहुत कम है। अच्छा। और कहा यह जाता है कि अभी जो पेंडेंसी है, जिस रफ्तार से जो बढ़ भी रहे हैं और जो पेंडेंसी है आपकी, और जितने जजेस हैं और जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, तो आज की पेंडेंसी अगर आप पूरी निपटाना है तो उसको आपको 326 साल लगेंगे। अब इससे आपको समझ में आएगा कि लोड क्या है जुडिशरी पे। जी। और हम कैसे इसको, हम एक आम नागरिक, एक अच्छे लोग बन के किस तरह से कम कर सकते हैं? उसके लिए क्या है, देखिए बहुत सारी बातें हैं उसमें। जुडिशरी और लॉयर्स दोनों के ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। जो पेंडिंग केसेस हैं उसमें जो इंटरिम एप्लीकेशंस लगती हैं, छोटी छोटी एप्लीकेशंस, उनको फौरन डिसाइड करना चाहिए विदाउट स्पेनिंग लंबा टाइम नहीं होना उसमें। अब ये अमेंडमेंट की एप्लीकेशन लगाई, 2 दिन में डिसाइड हो सकती है। अब वो सामने वाला साहब एप्लीकेशन लगाई, भाई जो सीजन लॉयर होगा वो देख लेगा एप्लीकेशन, ठीक है साहब इसको अलाउ कर दीजिए, हमारा फॉर्मल ऑब्जेक्शन ले लीजिए, इतना बार कर देते हैं, अलाउ हो जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जो बढ़ाना चाहता है कि साहब हमको जवाब के लिए टाइम चाहिए, फिर साहब जवाब पेश किया, साहब हमको बहस के लिए टाइम चाहिए, और कोर्ट दे रही है उनको टाइम। तो इसके ऊपर हाँ, उसमें क्या पेंडेंसी बढ़ती है जी, जबरदस्ती है पेंडेंसी, कोई मतलब नहीं है। इंटरिम एप्लीकेशंस जो है वो आप इंटरिम एप्लीकेशंस को तुरंत डिसाइड करो, एक बात। दूसरे अननेसेसरी एडजर्नमेंट्स जो है वो अवॉइड होना चाहिए। एडजर्नमेंट्स जो अवॉइड होना एडजर्न करा देते हैं लोग। हाँ, एडजर्नमेंट्स जो है वो फ्रिमली ग्राउंड्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। अनलेस अंटिल एडजर्नमेंट्स आर वेरी नेसेसरी, तब तक एडजर्नमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब आप थोड़ा सादी जबान में बता सकते हैं इससे क्या मतलब क्या होता है कि एक मान लीजिए मकान मालिक किराएदार के केस, या एक ऐसा केस है जिसमें एक पार्टी पोजीशन में दूसरा ने पोजीशन के लिए दावा लाया, तो जो पार्टी पोजीशन में है या जो किराएदार है वो हमेशा ये चाहेगा कि लिटिगेशन लंबा हो। अच्छा, किराएदार चाहता है कि उसका लंबा हो, क्योंकि टाइम मिल जाए, मैं अपना डटा हूँ अपनी जगह पे। जी, ठीक है कि नहीं? तो उसका वकील कोशिश करेगा कि साहब इसको लंबाने में डाला जाए, पर दिस इज नॉट फेयर प्रैक्टिस। अच्छा, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो केस बार बार लगेगा तो कोई मतलब नहीं। उसमें क्या होता है कि वकील का टाइम भी खराब हो रहा है, कोर्ट का टाइम भी खराब हो रहा है,
और जो ऑब्जेक्ट है लॉ और जस्टिस का वो फेल हो रहा है। और इसलिए क्या होता है कि लोग जो है वो कोर्ट में, सिविल कोर्ट में स्पेशली जाने से कतराने लगे और फिर वो डॉन्स की हेल्प लेते हैं। मकान खाली करवाना भी है, उसको पैसे दिए पुलिस वालों को, इलीगल एक्टिविटी से। हाँ, तो अगर इलीगल एक्टिविटीज को आपको रोकना है तो आपको जुडिशरी को ये अफर्म करना पड़ेगा कि हम डिले नहीं होने देंगे ट्रायल्स में। तो लोग जो है गूंस के पास जाने से और हाँ, चीजों से भी बच जाएंगे। तो सोसाइटी में एक हाँ, तो उसके लिए जरूरी ये है कि अगर पब्लिक को ये भरोसा हो जाए कि हम अगर कोर्ट में गए तो हमें ऐसा नहीं कि 20 साल में फैसला हो रहा है हमारा, हम साल, 1.5 साल में, 2 साल में हमारा केस निपटा लेंगे, तो जुडिशरी पे विश्वास लोगों का बढ़ेगा। और क्योंकि पेंडेंसी बढ़ रही है इसलिए लोगों को विश्वास करो। वकील साहब, इस बात से मुझे एक सवाल मेरे जहन में आया और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप क्या मशवरा देना चाहते हैं? जैसे आपने इस किराएदार वाले केस का जिक्र किया, तो आप क्या मशवरा देना चाहते हैं लोगों को कि जब वो किराए पे कोई प्रॉपर्टी देते हैं, वो किराएदार जो प्रॉपर्टी लेता है उन्हें क्या डॉक्यूमेंटेशन शुरू से बना लेना चाहिए कि साफ रहे मामला, कि जब उन्हें अपने टेनेंट से खाली कराना हो? क्योंकि मैं अरब वर्ल्ड में देखता हूँ इस तरीके के कोई केसेस नहीं होते। मैं यूएई में हूँ, यूएई में आपको पता होता है, आपका जिस आदमी की प्रॉपर्टी है वो आपको 6 महीने पहले या 3 महीने पहले बता देता है कि आई एम नॉट गोइंग टू रिन्यू इट, और आपको खाली करना है। इसमें कोई वो नहीं हो, आप उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बट आप इस तरीके से कुछ नहीं कर सकते कि आप खाली नहीं कर रहे, फिर आप कोर्ट चले गए, फिर उसे परेशान कर रहे हैं। तो आप कुछ मशवरा देना चाहते हैं इंडिया के लोगों को, हिंदुस्तान के लोगों को, कि अपन शुरू से इस तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें अपना, कि ये नौबत ही ना? हमारे यहाँ क्या है, जैसे मध्य प्रदेश है, दूसरी स्टेट्स हैं जी, वहां पे एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट है जी, और उसमें ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिनके आधार के ऊपर लैंडलॉर्ड जो है वो टेनेंट से खाली करवा सकता है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन 2 तरह के होते हैं वहां पे, रेजिडेंशियल होता है, एक नॉन रेजिडेंशियल होता है, या फिर कंपोजिट होते हैं, जैसी टेनेंसी हो उस हिसाब से। नोटिस दे के टेनेंट खाली कर दे, ये लगभग इम्पॉसिबल है। और क्यों इम्पॉसिबल? यू हैव टू गो टू द कोर्ट और वहां से आपको डिग्री लेना पड़ती है इविक्शन की। ऐसा क्यों होता है? लॉ ऐसा है। आप खाली कैसे कराओगे भाई? अगर वो ईमानदार है तो छोड़ देगा आपस में बैठ के, पर उसको उठवाना कि मेरे को नहीं खाली करना है। आप जाओ कोर्ट में, ग्राउंड्स जो दिए हुए हैं आप उसको सबूत करो। और वो सेक्शन जो ऐसा है, जैसे एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल का सेक्शन 12 जो है, उसमें लिखा हुआ नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी। अब आप क्या करोगे? मतलब आपके एग्रीमेंट पे जो भी है उसमें कुछ भी होते हुए आपको अगर खाली करवाना है तो हम नहीं आपके 10-12 ग्राउंड दिए, इन आधार के ऊपर आप खाली करा सकते। तो आप 6 महीने का एग्रीमेंट करा लो, 11 महीने का करा लो, 3 साल का करा लो, कोई फर्क नहीं पड़ना है। आफ्टर ऑल यू हैव टू टेक द डिग्री फ्रॉम द कोर्ट। तो इससे कोर्ट का लोड नहीं बढ़ता? बहुत बढ़ता, क्या करोगे? छोटे ये है, नहीं कर सकते। इसमें कैसे अमेंडमेंट हो सकता है कि कोर्ट का जो टर्म है आपको उसमें खाली करना ही? वो उसको प्री लिटिगेशन में ही भेजना चाहिए और वहीं पर डिसाइड हो जाना चाहिए इसको बैठ के। हाँ, क्योंकि क्या होता है, लॉन्ग प्रोसेस है। अब आप आए, आपने दावा किया, उसमें गवाही हो रही है, प्लेंटिव गवाही हो रही है, डिफेंडेंट की गवाही हो रही है, बीच में किसी की पार्टी की डेथ होगी तो उसकी लीगल रिकॉर्ड बनाना है, 90 दिन के पीरियड उसमें सिविल प्रोसीजर कोड में दिया हुआ है, उसमें टाइम लगता है, वो चल रहा है। कुछ बीच में अमेंडमेंट करना है, वो अमेंड करने में उसमें टाइम लगता है। बहुत सारी बातें होती है कोड और सिविल प्रोसीजर में, तो इतनी बातें हैं कि मैं बता नहीं सकता। और जिसकी प्रॉपर्टी है, जो रेंट पे दे रहा है, हाँ, उसे कुछ एग्रीमेंट्स और बेहतर बना सकता है वो, कि इन चीजों से उसे आसानी मिल जाए। मैं नहीं समझता ऐसा कुछ उसको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है। अच्छा, तो इस पर काम होना चाहिए फिर उसको, क्योंकि मेरी चीज है, मैंने आपको इस्तेमाल करने को दी, आप मुझे फीस पे कर रहे हैं उसकी, लेकिन मुझे अपनी चीज वापस चाहिए। वो इट कैन ओनली बी थ्रू अ कोर्ट ऑफ डिग्री ऑफ द कोर्ट। अच्छा, आपस में मीडिएशन करके, आपस में आपसे समझौता करके अगर कर दे तो बात अलग है, कोर्ट उसके बिना कोई रास्ता नहीं है। तो मीडिएशन और ये सब इसमें जाओ, वहां चले जाते हैं। वो लिटिगेशन को कट शॉर्ट करने के लिए फिर लोक अदालत और ये सब इसीलिए बनाई है उन्होंने, कि भाई वहां पर अगर बैठ कर सेटल हो जाता तो कर लो, नहीं तो फिर खुला है। तो उसमें भी क्या होता है कि जहाँ अना वाली बात आ जाती है, अच्छा, जो कि वो नहीं, हमको नहीं करना है, जो कोर्ट करेगी वो करेंगे,
वहाँ मना कर दिया आपने लोक अदालत से, हमको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, तो लोक अदालत कैन डू इट अनलेस बोथ द पार्टीज एग्री फॉर अ कॉम्प्रोमाइज। अच्छा, हाँ, तो आपसी एग्रीमेंट नहीं होगा तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, फिर कोर्ट। हाँ कोर्ट में जाओ, वो फिर रेफर कर देते हैं वापस। तो कुल मिला के जो है घूम फिर के आदमी को तो फिर वही चले जाता है कोर्ट। ये पेंडेंसी जो बढ़ रही है इस वजह से लोड बढ़ गया कोर्ट्स के ऊपर। और सबसे बड़ी जो तकलीफ अभी जो आ रही है वो ये है कि सबसे बड़ा लिटिगेंट जो है इंडिया में वो स्टेट है। 70% मामले जो हैं उसमें सरकार इन्वॉल्व है। अरे भाई, जिसका हक है जी, उसको दे दो ना, क्यों नहीं देते? अच्छा, भाई किसी का प्रमोशन ड्यू है आप दे दो, किसी के इंक्रीमेंट ड्यू है आप दे दो, किसी को कंपनसेशन देना है आप दे दो, तो वो उन्हें किसी को कोर्ट आना आपको पड़ता है। कंपनसेशन अपॉइंटमेंट देना है आप दे दो। नहीं देंगे, वहां बॉस और उसके आपस में झगड़े चल रहे हैं, नहीं देना है हमको, चले जाओ कोर्ट, वहां से करा के लाओ। तो उससे बहुत ज्यादा वो जुडिशियल में यही हो रहा है, यही हो रहा है। तो उसमें जो बीच बीच में क्या कोर्ट्स कई बार क्या करती हैं कि उसमें फाइनेंशियल फाइन या वो कंपनसेशन कर देती है और कहते हैं वो ऑफिसर जिसने गड़बड़ की उसके पॉकेट से वसूल दिलवा किया उनको। जी। जाए। पर इट इज इन रेयर केसेस, हर केस में नहीं हो रहा है। लेकिन इससे अल्टीमेटली केसेस तो बढ़ रहे हैं। हाँ, तो केसेस बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी लिटिगेंट स्टेट है। तो स्टेट, और स्टेट कहती है हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, आप कोर्ट से डिसाइड करवा लो। अच्छा, तो ज्यादा जो ब्लॉकेज हो रहा है जुडिशरी में वो स्टेट की वजह से हो रहा है। स्टेट इज नॉट सिंसियर एंड ऑनेस्ट टू इट्स एम्प्लॉयज। अच्छा, तो That is वो it. एक करेक्शन की भी जरूरत है। वो बहुत जरूरी है कि जिसका जो होगा उसको वही मिलना चाहिए, फौरन मिलना चाहिए। काहे के लिए आप लेट डिले इन जस्टिस इज, हाँ, वी कैन से हाँ। इज इनजस्टिस। नहीं वो क्या है, उसके लिए 3 टर्म्स हैं। जी, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, राइट, या जस्टिस हरीड इज जस्टिस बरीड। हम जो आम जनता है उन्हें अगर ये इस डिले से बचना है और हमारे अपने काम को जल्दी करना हो तो लॉयर से क्या कैसे हम फायदा उठा सकते हैं? कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है तो क्या होता है कि लोगों को कुछ नहीं मिलता तो वकील बन जाओ, जी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वकील बन जाओ। जी, उसमें थोड़ा सा ब्रेक लगा है। वो ब्रेक वहां लगा है कि जहां लॉ में 5 ईयर कोर्स उन्होंने कर दिया है। तो 5 ईयर कोर्स में जो बच्चे निकल रहे हैं करके, मोस्ट ऑफ देम आर प्रॉमिसिंग, जी दे आर प्रॉमिसिंग, जी जी क्योंकि वो पढ़ना पड़ता है उनको। जी जी। नहीं, मेरा सवाल आपसे ये था, वो हम इस मुद्दे में हम आएंगे कि किस तरह परस्यू करके और मजबूत वकील बनना है। मेरा सवाल आपसे ये था कि हम लोग एज सिटीजन्स हमें शुरू से क्या तैयारी करना चाहिए, किस तरह हम तैयारी करें कि हमें कोर्ट जाने की नौबत ही ना आए। उसके लिए लीगल अवेयरनेस बहुत जरूरी है। लीगल अवेयरनेस, लीगल अवेयरनेस टू दी पब्लिक एट लार्ज, अच्छा, वो जरूरी है। आपको उनको, लगता है? हाँ, उनको ये मालूम होना चाहिए कि भाई मेरे साथ अगर ये परेशानी है तो मैं सलाह लेने कहाँ जाऊं। क्या होता है कि किसी ने कोई प्रॉपर्टी खरीदना है तो क्या करते हैं कि अखबार में उन्होंने एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया कि 15 दिन में जिनको आपत्ति हो वो बता दें और नहीं तो हम इसको ले लेंगे। दिस इज नॉट सफिशिएंट। अच्छा, भाई मैं ए से प्रॉपर्टी लेना चाह रहा हूँ जी, तो ए के टाइटल मेरे को देखना पड़ेगा इसके पास प्रॉपर्टी आई कहाँ से। अगर उसने बी से खरीदी है तो वो टाइटल ले जाओ, बी के पास कहाँ से आई उसको टाइटल ट्रेस करो। अच्छा, हाँ, तो आप अगर वकील के पास जाओगे तो टाइटल ट्रेस करवाएगा पूरा। तो ये लोग कहाँ जाते हैं, सवाल नवीस के पास जो रजिस्ट्री लिखता है। अच्छा, तो वो कहते हैं साहब भाई अखबार में आप लिख दो, एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दिया, उसको जाहिर सूचना पब्लिश हो गई, साहब कोई आपत्ति नहीं आई तो हमने कर दिया। And that's not नहीं, sufficient. इट इज नॉट सफिशिएंट। तो मतलब जो हमारा आज पॉडकास्ट का जो मेन मकसद था वो यही था कि आपको प्री क्वालिफाई करना है अपने आप को, या डीड बना रहे हैं या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। तो वकील साहब ने बड़ी अच्छी बात बताई कि आप शुरू से लॉयर की मदद लें। देखिए हाँ। कितना इंपॉर्टेंट है। मैंने भी इस बात पे कभी गौर नहीं किया कि आज का टाइटल नहीं देखना, लॉयर आज का टाइटल नहीं देखेगा कि एक्स के पास प्रॉपर्टी है, वो इससे पहले देखेगा कि उससे पहले किसके पास। हमारे पास भी तो जब टाइटल सूट आते हैं जी, जब पोजीशन के लिए दावा के साथ उसके पोजीशन में और मेरा टाइटल है तो हम तो टाइटल ट्रेस करते हैं, डिफेंडेंट का भी और प्लेंटिफ का भी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट जब बात तक है। कि हम उसको ट्रेस नहीं करेंगे हम न तो उस दावा बना सकते हैं ना जवाब दावा बना सकते तो मतलब जो लोग प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई भी गाड़ियां खरीद हाँ। रहे हैं
उनको लॉयर्स की मदद ले लेना चाहिए। तो लॉयर्स क्या करेंगे हाँ कि उसका पास देखेंगे। हम लोग वो नहीं देख पाते, नहीं हम देख पाते। फर्स्ट ऑनर को देख लेते हैं खाली। हाँ तो आपको पीछे की उसकी हिस्ट्री नहीं मालूम होती, और वहीं से जाके आप फंस जाते हो फिर। अब आप जैसे हिंदुस्तान में जो तरीका है, बैंक से लोन के लिए आपने अप्लाई किया, जी तो उनका वकील जो है वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्लेज रख रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स के ऑथेंटिकेशन के लिए वकील को कहते हैं इनको चेक करो आप। जी तो वो फिर वो डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा कि फोर्स तो नहीं है, और फिर इनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है, वो सारी जब रिपोर्ट देगा तब बैंक जो है उसको लोन देगा। देगी। तो वहां तो वो बच वहां जाता पे वो बच जाता है, वहां बच जाता है लोन वाले मामले में। डायरेक्ट वो भी मतलब 100% नहीं, वहां पे भी गड़बड़ियां होती हो हैं, जाती है। होती हैं गड़बड़ियां जी होती हैं, उसकी शिकायतें भी आती हैं, ठीक है कि नहीं, वो अपनी जगह पर फिर भी एक चेक है वो। यहाँ पर क्या होता है, जब टाइटल सूट्स लेके आते हैं तो लोग जो है वो टाइटल छुपाने की कोशिश करते हैं। कई बार क्या वकीलों से भी चीजें छुपाई जाती हैं। अच्छा हाँ देखिए क्या होता है कि क्लाइंट्स जो हैं वो आपके पास पेपर्स लेके आए, अब आपको स्क्रूटनाइज करना उन पेपर्स को, और पहले वकील को खुद समझना चाहिए कि जो पेपर्स मेरे सामने लाके दे रहा है जी वो पेपर्स जो हैं वो जेन्युइन है या नहीं है। अच्छा, ये क्लाइंट को देखना चाहिए खुद। ये क्लाइंट लेके आया तो लॉयर्स को दिखाना चाहिए। लॉयर को देखना चाहिए। आपको एक इंसिडेंट बताऊं जो मेरे ऑफिस में हुआ। जी जी एक बायगेमी का मैटर था। बाइगेमी बायगेमी एक जी। वाइफ के रहते हुए दूसरी से शादी करना। जी तो जो फर्स्ट वाइफ है उसने कंप्लेंट की कोर्ट में कि साहब जिसने मेरे होते हुए दूसरी और हिंदू लॉ में आप कर नहीं हिंदू सकते। नहीं कर सकते। जी जी तो वो कंप्लेंट केस चल रहा था, तो मैं जो था वो हस्बैंड की तरफ से था। अब वो हस्बैंड ने मेरे को 2 पेपर दिए कि साहब मेरे ससुर ने मेरे को ये 2 लेटर रजिस्टर्ड ईडी से भेजे, और उसका ये कहना था कि मैंने जानते बूझते कि पहले शादी हो चुकी है और ये दूसरी शादी मैंने कर दी, और मैं अगली पेशी पे और जो ये है इसको केस जो है वो विड्रॉ कर लूंगा। जी तो उसने दो लेटर मेरे को दिए, वो टाइप लेटर थे और उस पर सिग्नेचर था। मैंने कहा यार ये तेरे ससुर का सिग्नेचर है, ये कैसे बता रहा है तू? भाई मेरे को लाके बता कुछ दूसरा, तो मैं बताऊं कि भाई ये जेन्युइन है कि नहीं, इसको यूज कर सकते या नहीं कर सकते इस पेपर को। उसने 2 पोस्ट कार्ड लाके दिए मेरे को जो उसके मैरिड लाइफ के टाइम के थे कि साहब ये जो है मेरे ससुर के साइन है, ये ससुर के साइन है। पोस्ट कार्ड लाके दिए उसने, ठीक है। अब आप देखिए फोर्जरी कैसे होती है। उसने क्या किया कि वो जो फौज डॉक्यूमेंट मेरे सामने 2 रखे थे जिसपे उसके ससुर के दस्तखत थे, जो रिफिल रहती है ना, जो एग्जॉस्टेड रिफिल है जी एग्जॉस्टेड रिफिल, उसने पोस्ट कार्ड के नीचे रखा कार्बन, और कार्बन के नीचे रखा वो पेपर, और वो रिफिल से वो उसके सिग्नेचर हाथ चलाया और नीचे जो आ गया उसको उसने इंक डाल दी वापस। अब ये पकड़ में कैसे आई बात के, क्योंकि वो प्रेशर देगा पोस्ट कार्ड पे तो नीचे आएगा जी। तो वो पोस्ट कार्ड के जो सिग्नेचर थे उसके ऊपर मेरे को प्रेशर दिखा पीछे के, वो दब गया ना, वो पोस्ट कार्ड दब गया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार तू ट्रेस किया? नहीं साहब ऐसा नहीं किया। मैंने कहा देखो मैं ये फीलिंग नहीं देना चाहता कि क्लाइंट वकील को बेवकूफ बना सकता है। अच्छा, उनके फाइल उठा वो बाहर जा, सब गलती हो गई। मैंने कहा तू मेरे से ये कहता कि मैंने ये पेपर बनाया, इनको यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो अलग बात होती, पर तू मुझे कह रहा है कि जेन्युइन पेपर है और मैं उसको ट्रेस कर रहा हूँ कि ये गड़बड़ है, तो तू 10 लोगों को कहेगा हमने वकील साहब को बेवकूफ बना दिया। तो मैं कहा भैया वैसे वकील हम तो नहीं है। तो इसलिए जवाबदारी काउंसिल की भी आती है कि जो डॉक्यूमेंट्स उसके सामने पेश किए जा रहे हैं, जिनके बेसिस पे लिटिगेंट चाह रहा है कि मैं मुकदमा अपना पेश करूं, वो जेन्युइन है कि नहीं, वो लॉयर्स को पहले देखना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली वो चीज आगे जाके खुलेगी। अगर उसने आज नहीं बताया तो ट्रायल के दौरान होगी, तो यू आर गोइंग टू लूज योर केस, वो क्लाइंट परेशानी में पड़ेगा फोर्जरी के। अच्छा वो भी पड़ेगा, तो परेशानी तो उसी को होना है ना अल्टीमेटली, वकील क्या जा रहा है। अगर कोर्ट उस पे स्टैंड लेगा तो नहीं, अपोजिट पार्टी कह सकती है ना कि फोर्ज डॉक्यूमेंट है, ये मेरा दस्तखत नहीं है उसके ऊपर, वकील उस बात पे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट आता है, फिर वो सबूत करेगा उसको, जहाँ ये सिग्नेचर उसके नहीं है। बहुत सारे केस आते हैं। तो दोनों पार्टीज की, एज ए सिटीजन, हम लोगों की भी और लॉयर्स की भी, स्पेशली फॉर यंग लॉयर्स, ये जिम्मेदारी है कि हम
डॉक्यूमेंट्स को हाँ। पहला प्री चेक करा लें और प्री चेक कर लें, मतलब उसे लाइटली ना लें। फ्रेवलेंट लिटिगेशन अवॉइड करना चाहिए एक ट्रू लॉयर को। अच्छा, अगर आपको दिख रहा है कि आपकी पार्टी गलत है तो आप उसको एडवाइस करो कि आप मत ऐसा जाइए नहीं करो, लिटिगेशन। ऐसा नहीं करो जी। हाँ, आप उसको भगा दो, आप कोई अपने मैं नहीं करूंगा ये काम। छोटे से फायदे के लिए आप उसे आगे ले जाते हैं, हाँ, उसे बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है। नुकसान होता है भाई। आप कितना टाइम खराब, भाई उसकी कोर्ट फीस गई, कोर्ट का टाइम गया, सामने वाला जो है वो परेशान हुआ, उतने दिन उसको लिटिगेशन हुआ, फिर उसकी अपील हुई, फिर आप जी। हाई कोर्ट जा रहे हो, फिर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो, लंबा चलता रहता लंबा चलता है। तो उस चीज को अगर आप वहीं जाके खत्म कर सकते हो तो बेहतर है कि अपने क्लाइंट को आप सलाह दें कि आप इसमें आगे ना बढ़ें। जी जी। तो ये बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात से समझ गया, जो खास वजह थी हमारा ये पॉडकास्ट करने की, कि एक तो अवेयरनेस होना चाहिए सिटीजन्स को, हाँ, फिर लॉयर्स को भी उनका प्रॉपर उन्हें सही एडवाइस करना चाहिए। इससे हमारे लॉ सिस्टम में भी आसानियां पैदा होंगी और हमारी जिंदगी का भी कुछ स्ट्रेस कम हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता था, जैसे आपने शुरू में अपने इंट्रोडक्शन में खिताब में कहा था कि जिसको कुछ नहीं बन सकता वो वकील बन जाता था पहला। अब तो खैर लॉ स्कूल आ गए और वो हो गए। मैं चाहता हूं थोड़ा सा, क्योंकि अवेयरनेस आना चाहिए बच्चों में कि बड़ा अच्छा प्रोफेशन है आजकल, क्योंकि जो कॉर्पोरेट्स हैं उन्हें भी लॉयर्स चाहिए, लीगल एडवाइजर्स चाहिए, छोटे छोटे बिजनेसेस को लीगल एडवाइजर्स चाहिए, रियल एस्टेट बढ़ रहा है उसको एडवाइस चाहिए। तो आप जरा एक रोशनी डालिए कि बच्चों को अगर हमें इस करियर में परस्यू करना है तो क्या स्टेप्स जाना चाहिए कि वो एक आगे जाके एक अच्छा लॉयर बने, क्योंकि हमें अच्छे लॉयर्स की बहुत जरूरत है। एज ए लॉ टीचर जब मैं अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करता था। अच्छा, आपने पढ़ाया भी है लॉ? आई वाज टीचर इन लॉ। टीचर? तो मैं उनसे यह कहता था जी कि अगर आपको इस प्रोफेशन में जाना है जी तो इस प्रोफेशन के 3 पार्ट, जी जी 3 फेज हैं। जी जी। अब जब एंटर करोगे, फर्स्ट फेज जो है, 3 फेज है। 3 फेज हैं जी जी। फर्स्ट फेज है ऑल वर्क नो मनी। ऑल वर्क नो मनी। सेकंड फेज है सम वर्क सम मनी। फर्स्ट फेज इज ऑल वर्क नो मनी, सेकंड फेज इज सम वर्क सम मनी। सम मनी। और थर्ड फेज जो है वो नो वर्क ऑल मनी। थर्ड फेज इज नो वर्क एंड ऑल मनी। ऑल मनी जी। अब आप थर्ड फेज से स्टार्ट करोगे जी। तो यू विल स्टार। अगर आप थर्ड फेज पे टिके हुए हैं तो यू विल स्टार। आप स्टार करोगे, भूखे मरोगे आगे जाके। यू विल स्टार। ऑल वर्क नो वर्क ऑल मनी। ऑल वर्क नो मनी वाली बात आ जाती है तो आप तो खत्म हो गए, आगे करियर आपका खत्म हो गया। और 5 साल प्रोफेशन में अगर आपको आना है और सरवाइव करना है तो 5 साल दुनियादारी भूल जाओ। ऑलमोस्ट सेम लाइक बिल्कुल, हाँ, यस। आपको पूरा डिवोट करना पड़ेगा, टाइम डिवोट करना पड़ेगा। हैव ए गुड सीनियर, उसके पास काम करिए, सीखिए, जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको हल कीजिए। ये सारी बातें आना चाहिए। So, आप ये कह रहे हैं कि जैसे आपने अपना LLB कंप्लीट किया, हाँ, दे शुड ऑप्ट ए वेरी गुड लॉ हाउस और सीनियर टू ट्रेन देम। यस। और वो कैसे? और उसके एटिकेट्स आपको सीखना पड़ेंगे वकालत के। अच्छा। हाँ, अब यहाँ क्या हो रहा है कि जो लड़के निकल के आ रहे हैं उसमें आधे कम से कम ऐसे हैं जो कोट पहन के आ गए और पहले दिन से इनकम शुरू हो गई, उनको कोर्ट के एटिकेट्स नहीं मालूम। अगर आप हाई कोर्ट में बैठे हैं, लोग बैठे हैं, जूनियर्स जो है नए लड़के, वो सामने की सीट्स के ऊपर जाके बैठ जाते हैं। सीनियर वकील आए तो खड़े होकर उसको सीट नहीं देंगे। अच्छा। ये एटिकेट्स नहीं है उनको। कोर्ट से एडजर्नमेंट कैसे मांगना, उनको ये तमीज नहीं आती। अच्छा। हाँ सर, 1 हफ्ते की तारीख दे दीजिए। अरे यू आर कमांडिंग द कोर्ट, you pray, so we want some time and kindly so the reason. Yes, the manner in which you address the court, वो बहुत जरूरी है। आप देखिए लॉ में आपको मालूम है आपके सामने जो दूसरा वकील खड़ा हुआ है वो गधा है। जी जी। पर यू कैन नॉट कॉल हिम गधा इन कोर्ट। हमारी क्या होती है, माई लर्नड फ्रेंड हैज said this. He is misleading the court, or he has given ये तमीज है। he has given a wrong statement. False बोला ये भी नहीं बोलेंगे हम, his statement is incorrect. Incorrect. My learned friend. My learned. जज को भी हम your lordship कहेंगे या your honor कहेंगे। तमीज ये तो ये खत्म होता जा रहा है। ये चीज खत्म हो रही। They don't pay regard to the senior counsel.
सीखा ही नहीं है तो आप क्या सीखा ही करोगे नहीं। उसको, और अगर नहीं सीखा तो यू आर गोइंग टू सफर एट लॉट, आगे जाके बाहर हो जाओगे आप, बाहर हो जाएंगे, प्रैक्टिस आप प्रोफेशन से बाहर हो जाओगे। किस तरह एक बच्चा अगर अपना लॉ कॉलेज से बाहर निकला, किस तरह उसे अपना ये चूज करना चाहिए कि किस लॉ कैसे वो ट्रेनिंग ले? देखिए क्या थोड़ा होता है, ये देखिए, थोड़ा मैं बताइए आप बताता बच्चों हूं। जब आप लॉ पढ़ रहे हो, कोर्स कर रहे हैं जब आप, तो उसका ऑब्जेक्ट क्या है? को। अच्छा लॉयर बनना। उसके लिए जो आपने लॉ सीखा, तो आपको ये बताया जाता है कि कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आया तो उसका सॉल्यूशन कौन से कानून में है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंसिडेंट बता रहा हूं आपको। मेरा एक स्टूडेंट जब लॉ करके बाहर ज्वाइन करता है, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, वो मेरे पास आया कि सर एक डाइवोर्स का मैटर लगाना है मेरे को, तो कानून कहाँ मिलेगा? हालांकि उसको पढ़ाया मैंने फैमिली लॉ में, जी। स्टिल ही डिड नॉट रिमेम्बर इट। चलिए ठीक है, उनका पार्टीज कौन से रिलीजन बिलोंग करती है? बोल साहब हिंदूज हैं। मैंने हिंदू मैरिज एक्ट देख लो, उसमें मिल जाएगा। 1 घंटे बाद मेरे पास आके बोलता है कि सर मैंने आपसे डाइवोर्स के बारे में पूछा था, आपने मेरे को हिंदू मैरिज एक्ट की सलाह दे दी, जबकि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 13 में डाइवोर्स के प्रोविजन दिए हुए। नहीं मालूम। अब देखिए, यानी ये हाल है कि उनको बोल रहे हैं हिंदू मैरिज एक्ट में जाके आप देख लो डाइवोर्स का प्रोविजन मिल जाएगा। हाँ जी। वो आके मेरे से कहता है साहब आपने मेरे को हिंदू मैरिज एक्ट बता दिया, मेरे को डाइवोर्स चाहिए। मुझे रहा है। अब क्या करो ना सर, फॉर इन लोगों के लिए ये हालत है। जी, तो मैं ये पूछ रहा तो ये इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी सीनियर को ज्वाइन नहीं किया था। तो मेरा सवाल आपसे था कि क्या प्रोसेस उन्हें फॉलो करना चाहिए कि वो सही सीनियर। क्या होता है कि आप सीनियर की आपने ऑफिस ज्वाइन की, अब मान लीजिए आपने ऐसी ऑफिस ज्वाइन की जहाँ पे क्रिमिनल वर्क होता है, या आपने ऐसी ज्वाइन की जहाँ सिविल वर्क होता है, या ऐसी ऑफिस ज्वाइन की जहाँ दोनों काम होते हैं, तो हो गया ना। अब सीनियर के पास जो भी ब्रीफ है, कल जो केस लगा हुआ है, आप पहले उस ब्रीफ को स्टडी करो। आपको खुद पढ़ना है। खुद पढ़ना है, और जब आप खुद पढ़ोगे तो फिर कोर्ट में क्या हो रहा है वो आपको समझ में आएगा कि सीनियर क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या दलाइल पेश कर रहे हैं। हाँ। अब जब हमारी ट्रेनिंग हुई हमारे वाले साहब के साथ में, क्रिमिनल साइड की वकालत थी, केस है कल आर्गुमेंट होना है या 2 दिन बाद आर्गुमेंट होना है, फाइल हमको दे दी कि इसको पढ़ो, आर्गुमेंट तैयार करो। कर लिया हमने, तैयार हो गया, हाँ हो गया। अब हम जज हैं, तुम वकील हो, बहस करो। ये हमारे ऑफिस में इस तरह की ट्रेनिंग होती है। मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। जी। अब मैं बहस कर रहा हूँ, इंग्लिश में करो, इंग्लिश में बहस कर रहे हैं। अच्छा, कोई पॉइंट का अगर इस पॉइंट को ऐसा नहीं इस तरह से प्रेजेंट करते तो ज्यादा असर काहे में आता तुम्हारे आर्गुमेंट में। तो दैट इज हाउ यू लर्न, ही टॉट मी। जी, लेकिन वो आपके फादर थे, हाँ, इसलिए उन्होंने इस तरह आपको सिखा दिया। अब जैसे अगर मैं जाऊं, मैं लॉ, हाँ, तो ये मेरी ड्यूटी है। अगर मैं सीनियर हूँ, मेरा बेटा है या बेटा नहीं है, तो मुझे उसको नॉलेज देना चाहिए, जी उसको सिखाना चाहिए। जी जी। आपका कॉम्पिटिटर बनेगा ये कोई बात नहीं, ये तो क्लाइंटेज है आपका जो आपके पास जाएगा, क्योंकि हम लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते। जी जी। डॉक्टर लोग जो देते हैं एडवर्टाइजमेंट, जी जी। ये मोरस है तो फलान डॉक्टर को, तो वकील ये नहीं कर सकता कि मर्डर करो मेरे पास आओ मैं छुड़वा दूंगा। जी जी जी। दिस इज प्रोहिबिटेड, वी कांट से लाइक दैट। जी जी। एडवर्टाइज नहीं कर सकते हम। तो आपका एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जब आप ईमानदारी से किसी क्लाइंट की हेल्प करो, उसको सक्सेस मिलती है, वो 10 लोगों को कहेगा यार वो वकील अच्छा है, वहां जाओ आप। जी जी। ठीक है, तो आपका जो क्लाइंटेज है वो इस तरह बढ़ता है। सिलेक्शन कैसे करें लेकिन नहीं, वो फिर अब आप जैसे सीनियर क्या गए, अब आपका जो चॉइस है, आपके इंटरेस्ट कहाँ आ रहा है, सिविल लॉ में आ रहा है तो आप उसको परसू कर लो, क्रिमिनल में आ रहा है आप उसमें परसू कर लो, या आप किसी दूसरी ब्रांच में जाना चाहते हैं उसको आप परसू कर लो। ये फिर आपके इंटरेस्ट के ऊपर है। जी जी। ठीक है कि नहीं? तो जहां पे आपकी रुचि होती है। आप किसी ऐसे ऑफिस में हैं जहाँ दोनों प्रैक्टिसेस होती हैं, हाँ, अगर आपने आपका इंटरेस्ट क्रिमिनल में है तो आप वहाँ फिर क्रिमिनल पे ज्यादा काम कीजिए, टाइम दीजिए, वहाँ की जो सीनियर आपसे उनसे सीखने की कोशिश कीजिए, और इस तरह आप एक अच्छे लॉयर धीरे धीरे बनेंगे। अच्छा वकील साहब, मैं आपसे बुक्स का अपनी बात चल रही थी कि आपने बुक्स लिखी, आपने बड़े बड़े लोगों का नाम लिया जो आपके साथ या उन्होंने किताबें लिखी। लाइब्रेरी जाने का या लाइब्रेरी एक जूनियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो अपनी लाइब्रेरी बनाए
या अगर वो उनके पास इतनी इस्तेताअत नहीं है, इतनी पैसे की सहूलियत नहीं है कि अपनी लाइब्रेरी बनाए, तो किस तरह वो अपनी उन्हें ये फैसिलिटी मिल सकती है कि उन्हें लाइब्रेरी मिले? देखिए क्या है कि अभी मैं ये कह सकता हूँ आपको कि 70% लॉयर्स जो लोअर जुडिशरी में काम कर रहे हैं जी, उनके पास कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई लाइब्रेरी नहीं। क्योंकि मुझे याद है कोई लाइब्रेरी नहीं। पहले हम देखते थे हाँ। तो किसी लॉयर, बड़े लॉयर्स के ऑफिस में जाते थे, बड़े बड़े रूम्स, उनकी पूरी शेल्फ बुक्स होती हाँ, थी। हाँ, जी, जी। हाँ, वकील की पहचान ही है सर, as you enter you see a lot of books। हाँ। अब क्या होता है, देखिए एक बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ, मुझे किसी को मदद करना है पैसे से, जी तो मेरे पास पैसा है तो मैं दूंगा, जी जी आपसे पैसा लेके तो उसको नहीं दूंगा। जी 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 तो आई कैन गिव व्हाट आई possess। जी जी तो एज ए लॉयर मेरे पास वो नॉलेज होना चाहिए जिसके बेसिस में मैं अपने क्लाइंट की हेल्प कर सकता हूँ, और वो नॉलेज लेना पड़ेगा। वो नॉलेज मेरे पास होना चाहिए। जी जी अगर मेरे पास नहीं है तो मैं उसको सही आदमी के पास भेज दूं, भैया मैं ये काम नहीं करूंगा, तुम फलाने पास चले जाओ। या मुझे अगर वो कहता नहीं आप ही को करना है, तो फिर मैं उस शख्स से सलाह लेने में गुरेज नहीं करूंगा जिसके पास उसका स्पेशलाइजेशन है। जी जी मुझे शर्म नहीं आना चाहिए कि मैं सीनियर हूं, वो जूनियर हूं, जी जी उससे मैं सलाह ले रहा हूं। क्योंकि लॉ ऐसा सब्जेक्ट है कि नोबडी इज इट्स मास्टर।